नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग कल के लेक्चर में कार्य ऊर्जा प्रमेय तक पढ़ चुके थे। जिसमें हम लोग पढ़े थे किसी वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य W वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल के बराबर होता है, अर्थात W बराबर डेल के। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे और इसका निगमन भी हम लोग देखे थे। आज हमारा अगला टॉपिक रहेगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है, अर्थात न ऊर्जा को उत्पन्न किया सकता है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे हम लोग कोयले में रासायनिक ऊर्जा होती है, कोयले में रासायनिक ऊर्जा होती है जिसे थर्मल पावर प्लांट में जो है हम लोग जलाकर विद्युत ऊर्जा में, सबसे पहले कोयले को क्या करते हैं, जलाते हैं। तो कोयले की जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको हम लोग जो है ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। फिर ऊष्मीय ऊर्जा से इसको जो है गतिज मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं टरबाइन के द्वारा। इस तरीके से हम लोग ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हम ऊर्जा को उत्पन्न या फिर नष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है, सबसे पहले जब सेल बनाते हैं तो उसमें जो है केमिकल एनर्जी रहता है। केमिकल एनर्जी जो है विद्युत एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है। और विद्युत एनर्जी से यदि मान लीजिए हम लोग बल्ब जला रहे हैं तो बल्ब जो है ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देती है। इस तरीके से ऊर्जा का परिवर्तन एक रूप से दूसरे रूप में होते रहता है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है घूर्णन गतिज, इसको तो हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा जैसे देखिए इसमें बताया गया है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है, अर्थात K प्लस यू बराबर नियतांक। ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उदाहरण है, जिसमें बताया गया मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा का योग, अर्थात टोटल एनर्जी उसका क्या होता है, सदैव संरक्षित रहता है या फिर नियत रहता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देके समझाया गया है। माना कोई पिंड h ऊंचाई पर स्थित है, ये हमारा धरातल है, यहाँ से h ऊंचाई पर, ये टोटल h ऊंचाई पर m द्रव्यमान का पिंड उपस्थित है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर इसकी जो है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग नियत होगा। इसको हमको सिद्ध करना है। तो देखिए बिंदु A पर पिंड की कुल ऊर्जा, सबसे पहले यहाँ इस पॉइंट पर जो है बिंदु की इस जो पिंड है, इस पिंड का टोटल एनर्जी निकालेंगे बिंदु A पर। तो यहाँ पर निकालेंगे तो देख सकते हैं बिंदु A पर क्या है, बिंदु A पर ये पिंड रेस्ट में है, अर्थात ये स्थिर है। तो यहाँ पर स्थिर है तो इसका वेग 0 होगा, जिसके कारण इसकी जो है गतिज ऊर्जा हाफ mv² से v 0 होने के कारण गतिज ऊर्जा क्या होगी, 0 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर बिंदु A पर पिंड की कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, तो हमारा गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा mgh जो कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, इसके बराबर हो जाएगी। तो बिंदु A पर पिंड की कुल ऊर्जा क्या हो गई, EA बराबर mgh। इतनी एनर्जी कहाँ है, बिंदु A पर, यहाँ पर। अब मान लीजिए यहाँ से पिंड को हम लोग स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये गिरना प्रारंभ होती है और गिरते हुए बिंदु C पर पहुँचती है। बिंदु C पर पहुँचती है तो यहाँ पर हम लोग इसकी एनर्जी को देखेंगे कि यहाँ इस C पॉइंट पर इसकी एनर्जी कितनी है। तो मान लेते हैं ऊपर से h ऊंचाई तक गिरा, ऊपर से h ऊंचाई तक गिरा और नीचे से h माइनस h ऊंचाई तक। अगर ऊपर से h ऊंचाई तक गिरेगा तो नीचे से टोटल हाइट h है, तो h में से स्मॉल h को घटा देंगे तो यहाँ नीचे से इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, कैपिटल H माइनस h। अब देखते हैं यहाँ पर बिंदु C पर इसकी एनर्जी कितनी है। देखिए माना बिंदु A से पिंड स्वतंत्रतापूर्वक गिरना प्रारंभ होता है, ऊपर से जहाँ A पॉइंट था वहाँ से गिरना प्रारंभ होता है, तथा बिंदु C पर वस्तु की ऊर्जा, यदि बिंदु C धरातल से
h - h ऊंचाई पर हो। तो हमको गतिज ऊर्जा निकालने के लिए जो है बिंदु सी पर गतिज ऊर्जा निकालने के लिए क्या करना होगा, बिंदु सी पर उसका वेग कैलकुलेट करना होगा। तो वेग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है v² = e² + 2gh। क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल गति हो रहा है, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। वर्टिकल गति के लिए क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। 3 फॉर्मूले मैंने बताया था, जिसमें ये दूसरा फॉर्मूला है। तो हमको प्रारंभिक वेग, पिंड का प्रारंभिक वेग स्थिर अवस्था में था, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 रखेंगे और v का मान निकाल लेंगे। अर्थात h हाइट पर, h दूरी पर, h क्या है, ऊपर से जितनी डिस्टेंस कवर की है, देखिए यहाँ से बिंदु A से जितना दूरी आया है यही h है, उसको यहाँ पर रखेंगे। तो v = √2gh, ये हमारा जो है बिंदु C पर पिंड का वेग प्राप्त हो जाएगा। तो वेग प्राप्त हो गया, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिंदु C पर गतिज ऊर्जा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बिंदु C पर पिंड की कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, ½ mv² होती है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, mgh। h क्या होती है, नीचे से हाइट। तो नीचे से हाइट देखिए, यहाँ से बिंदु B से हाइट क्या है, h - h। इसको यहाँ पर रखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर रख दिए हैं। अब v का मान जो हम लोग निकाले हैं, इसको यहाँ पर रखेंगे। तो इसका वर्ग करेंगे तो √2gh का वर्ग हो जाएगा। अब इसको जो है वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ½ m × 2gh प्लस mgh, इसका अंदर में गुणा कर देंगे, mg का अंदर में गुणा कर देंगे, तो mg H - mg h। अब यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा, mgh यहाँ बचेगा और mgh स्मॉल वाला है, और प्लस mgh कैपिटल वाला माइनस mgh स्मॉल वाला। अब देख सकते हैं यहाँ पर ऋणात्मक है, यहाँ पर धनात्मक है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो कट के 0 हो जाएंगे, अर्थात काट देंगे इनको। तो फिर हमारी एनर्जी सी पॉइंट कितनी निकली, EC से लिखेंगे, ये भी mgh के बराबर होती है, जो कि देखिए बिंदु A पर mgh जो प्राप्त हुई थी, mgh उसी के बराबर है। तो दो जगह तो पिंड की कुल ऊर्जा जो है संरक्षित है, अर्थात बराबर है। अब तीसरी जगह हम लोग देख लेते हैं बिंदु C पर, बिंदु B पर, जो कि धरातल पर पहुंच जाता है जब पिंड। तो धरातल पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी h दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी। माने m से यहाँ A पॉइंट से C पॉइंट तक आने में h दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा वर्टिकली। तो फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, जो यहाँ फॉर्मूला लगाए थे, और धरती पर गिरते समय जो पिंड का वेग होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब यदि पिंड बिंदु B पर अर्थात धरातल पर हो, तो पिंड की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यहाँ भी लगेगा वही चीज़। तो पिंड का बिंदु B पर टकराते समय वेग, जैसे ही पृथ्वी पर पहुँचती है उस समय उसका वेग कितना होगा, इसको हम लोग फिर से v² = u² + 2gh से निकालेंगे। अब यहाँ टोटल h लेंगे, क्योंकि अब पूरी की पूरी हाइट तक गिर चुका है पिंड, तो यहाँ पर कैपिटल H रखेंगे। इसको निकालेंगे तो v का मान हमारा आ जाएगा √2g∆H। अब फिर से स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो kv क्या है, बिंदु B पर पिंड की कुल ऊर्जा है, और बिंदु B धरातल पर मौजूद है। तो यहाँ पर ½ mv² प्लस mgh फिर से लगाएंगे, तो mgh, अब h तो हमारा 0 हो चुका है, तो स्थितिज ऊर्जा हमारी 0 हो जाएगी। हाइट जो है बिंदु C पर हाइट खत्म हो गई है, 0 हो गई है, तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। तो हमारी टोटल एनर्जी गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि क्या है, ½ m√2gh का वर्ग। अब इसको वर्ग करेंगे तो हमारा जो है 2mgh बचेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर kv का मान निकल कर आएगा mgh। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C तीनों पर क्या है, हमारी टोटल एनर्जी क्या है, संरक्षित रहती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में जो लिखा गया है कि किसी पिंड की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, इसको न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग तीनों स्थितियों में देखें कि यहाँ पर जो है mgh ऊर्जा थी, जब यहाँ से पिंड गिरना प्रारंभ हुआ
तो इसकी टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। अर्थात जैसे जैसे पिंड नीचे आता है उसकी स्थितिज ऊर्जा में तो कमी होती है लेकिन गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे इस पिंड की टोटल एनर्जी कंजर्व यानी संरक्षित रहती है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। अर्थात ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में थी यह गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गई, कहीं वेस्ट नहीं गई। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर जो है पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब इसमें केवल न्यूमेरिकल पोर्शन रह जाता है, इसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे धीरे धीरे करके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।